नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू जी। आज की डेट में पूरे विश्व में उथल पुथल मचा हुआ है। मेरा अनुमान है कि आज आप वेनेजुएला पे ही बात करने वाली होंगी, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूं। बिल्कुल सही अनुमान लगा रहे हैं आप सर। पूरी दुनिया में ही वेनेजुएला में जो कुछ अमेरिका ने किया उसके बाद सच में हलचल मची हुई है। पर सर, जो टाइमिंग थी वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को पकड़ने की, उस टाइमिंग पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ घंटे पहले ही चाइनीज एनवॉय उनसे मिलने के लिए वहां गया था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। चाइना तुरंत उनके बचाव में उतरता है और अब तो सीधे सीधे चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी रिहाई की जाए। देखिए, बहुत दिनों से इस पूरे विश्व पटल में इस चीज की चर्चा है कि कब अमेरिका और चाइना एक दूसरे को कन्फ्रंट करेंगे। और जिस टाइमिंग की आप बात कर रही हैं, वेनेजुएला में जो जिस समय अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने वहां ऑपरेशन लॉन्च किया, उस समय चाइनीज एनवॉय वेनेजुएला के प्रेसिडेंट से मिल रहे थे। बात हुई थी उससे चंद घंटों पहले और उसके बाद अमेरिका का ये ऑपरेशन। देखिए, जब से वेनेजुएला में मदुरो की सरकार जब से है 2013 से लेके आज तक, तब से ये अमेरिका की आंख में वो किरकिरी बने हुए थे। उसके पहले वेनेजुएला की जितनी ऑयल कंपनीज होती थी उसको अमेरिकन कंपनीज ऑपरेट करती थी। जब से मदुरो की गवर्नमेंट आई, उन्होंने जो अमेरिकन ऑयल कंपनी को वहां से रफा दफा किया, उसको नेशनलाइज किया और तब से अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में खटास आनी शुरू हुई। और आज की डेट में ये जो ऑपरेशन किया, इसकी तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। देखिए, सबसे पहले वहां पे जो सिचुएशन हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने की कोशिश की वेनेजुएला में, वहां की सरकार को बदलने या उनको अपदस्थ करने की बात हुई। जब वो नहीं वर्कआउट हुआ तो बड़ा हैवी इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया गया। इकोनॉमिक सैंक्शन टू दैट एक्सटेंट कि वहां पे प्राइसेस, इन्फ्लेशन और वहां पे रेवेन्यू की क्राइसिस होना शुरू हुआ। और फिर आपको तो पता ही होगा किस तरीके से अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े भेजे, वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा और फिर इन्हीं एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करते हुए 2 तारीख की रात को और हिंदुस्तान के टाइम पे 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उनकी डेल्टा फोर्सेस वहां पे लैंड की। चिनूक अटैक हेलीकॉप्टर गए, डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट गए, उन्होंने तमाम मिलिट्री टारगेट, उनके रक्षा मंत्रालय, उनके डिफेंस मिनिस्टर के घर, उनके पोर्ट सिटी और उनके एयरफील्ड को नुकसान पहुंचाया। इस तरीके की तराई मचाई कि वहां पे देखिए एक भगदड़ का माहौल हो गया। और जब कितना स्विफ्ट ऑपरेशन किया, उसके बाद डेल्टा फोर्स के कमांडो मदुरो और उनकी वाइफ को कैप्चर करते हैं और वहां से लेके अपने न्यूयॉर्क में जो ब्रुकलिन जो मेट्रोपॉलिटन वो है उनका डिटेंशन सेंटर, वहां पे उनको ले आते हैं। तो ये पूरा ऑपरेशन इतने स्विफ्ट तरीके से किया गया। नेचुरली इसकी एक बहुत बड़ी तैयारी की गई थी, रिहर्सल किया गया था और डेट मुकर्रर किया गया था। और किस दिन ये लॉन्च किया गया, ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो कहने का मतलब है कि अमेरिका की तैयारी पूरी थी। किस समय, किस टाइम पे, कहां पे इसको लॉन्च करना, ये हमेशा से सीक्रेट रहता है किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन का। लेकिन तैयारी के साथ इस ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया। और अब तो अमेरिका का देखिए ये भी स्टेटमेंट आया है कि वो वेनेजुएला में तब तक उनके मैटर में इंटरफेयर करते रहेंगे जब तक कि वहां पे कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं बन जाती या उनकी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती जो अमेरिका के फेवर की बात करे। इसी वजह से वहां के देखिए वाइस प्रेसिडेंट को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह आगे बढ़ाया और वो पूरी तरीके से वहां पे प्रेसिडेंशियल का काम कर रहे हैं। तो एक तरीके का जो ऑयल फील्ड का चक्कर है, वो अमेरिका ने वहां पे अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि कॉमर्शियल इंटरेस्ट टकराए हैं। चाइना का एनवॉय वेनेजुएला में होना, वेनेजुएला का ऑयल चाइना को टाइम टू टाइम बड़ी मात्रा में देना, कहीं अमेरिका को लग रहा था कि यहाँ ये इलाका चाइना के गिरफ्त में जा रहा है और अमेरिका नहीं चाहता किसी भी हालत में, चाहे वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हो चाहे साउथ अमेरिकन कंट्री हो, वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस से बाहर जाए। इसी वजह से वेनेजुएला पे उसने हमला किया और उनके प्रेसिडेंट को वहां से ले आए। कितने दिन तक अमेरिका का इंटरफेरेंस वहां रहता है, ये देखने वाली बात होगी। मेरा जी। अनुमान ये है कि ये सारी लड़ाई वहां के ऑयल फील्ड की वजह से है। एक एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि ड्रग पैडलिंग हो रही है, एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि वहां से इलीगल इमिग्रेशन है। देखिए, अमेरिका में तमाम तरीके के ड्रग पैडलर्स ऑपरेट करते हैं और बहुत सारे कंट्रीज में इस तरीके की प्रथा है। बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स भी आते हैं, लेकिन अमेरिका ने सबको नहीं अटैक करके सिर्फ वेनेजुएला को चुना। और साथ में एक बहुत क्लियर कट अंजू जी मैसेज दिया है कोलंबिया को और क्यूबा को
कि आप अमेरिका की लाइन को फॉलो करिए, नहीं तो आपके यहाँ भी इस तरीके से सत्ता परिवर्तन हो सकता है। एक मैसेज है, और मैसेज ब्राजील के लिए भी है कि आप ब्रिक्स और इस तरीके की संस्थाओं में जो मेंबर हैं, जहाँ एक्टिव एंटी अमेरिकन पॉलिसी आप अपना रहे हैं, उससे आप डिसिस्ट करिए, बचिए। तो ओवरऑल एक बहुत बड़ा मैसेजिंग अमेरिका ने किया है इसके ऊपर अटैक करके वेनेजुएला पे। और जितने भी जो अमेरिका के बरखिलाफ जाने वाले कंट्रीज हैं, उनको स्ट्रिक्ट हिदायत दी है कि आप अमेरिका के इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो दूसरा ब्लॉक कंट्रीज का जो उभर के आता है, जिसमें रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है और क्यूबा, ये सारी कंट्री को बताया है कि देखिए आप किस पे रिलाय करते हैं, आप रिलाय करते हैं चाइना और रशिया। और जब एक्चुअल क्राइसिस आती है तो आपके साथ ना तो चाइना खड़ा रहता, ना रशिया खड़ा होता है। और इसकी शुरुआत उन्होंने की थी सीरिया में, जब अल असद की सरकार को उन्होंने हटाया था। बड़ा स्विफ्ट ऑपरेशन था। अल सरा की जब सरकार आई, ये उनको अमेरिका ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था, लेकिन उनको सत्ता सौंपी गई और एक मैसेज दिया कि रशिया के एलाई कंट्री का विश्व में देखिए वर्चस्व नहीं रहेगा, वो मार्जिनलाइज होंगे और धीरे धीरे खत्म होंगे। इसी के तहत देखिए ईरान में भी जब वहां तमाम तरीके के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो अमेरिका ने एक मैसेज दिया है कि अगर इनके प्रोटेस्टर को ऊपर आप फायरिंग करते हैं या डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, तो अमेरिका इंटरफेयर करेगा। तो एक टारगेटिंग अमेरिका करता है। उसने शुरुआत देखिए की थी इराक से, सीरिया से, और अब इसका जो बम फटा है वो वेनेजुएला में फटा है। और सिर्फ एक राष्ट्र की चलेगी, ऐसा उसका मानना है। देखिए हो सकता है यहां से इसका डिबेकल शुरू हो। क्या यहां पर यह माना जाए कि वेनेजुएला के बहाने अमेरिका और चाइना आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि 80% ऑयल तो चाइना ही ले रहा था ना। और चाइना की आपने बताया कि वर्चस्व वहां कायम ना हो जाए, और चाइना की नीति हमको पता है विस्तारवादी है। वो तो वहां पर एक दो पोर्ट्स पर कब्जा करेगा, फिर वहां पर कब्जा हमेशा के लिए कर लेगा। इसीलिए चाइना को अब ये कहना पड़ रहा है कि तुरंत मदुरो को रिहा किया जाए। देखिए चाइना का इंटरेस्ट वेनेजुएला में था, इसके में तो कोई दो राय नहीं। चाइना का एनवॉय वहां प्रेजेंट था और तमाम तरीके का ऑयल का जो खरीद फरोख्त था वो चाइना कर रहा था। तो इंटरेस्ट तो चाइना ने वहां दिखाया था। देखिए जहां जहां चाइना ने एंट्री करने की कोशिश की, अमेरिका ने उसकी एंट्री को ब्लॉक किया है। ये मिडिल ईस्ट में भी हुआ था। चाइना ने सऊदी अरब और ईरान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, ऑयल मार्केट को पकड़ने की कोशिश। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ इजराइल ने हमास को इतनी बुरी तरीके से वहां पे डिस्ट्रक्शन किया, इजराइल ने लेबनान पे स्ट्राइक किया, इजराइल ने सीरिया के सदर्न पार्ट में स्ट्राइक किया, और पूरा पूरा वर्चस्व अमेरिका का फिर से मिडिल ईस्ट में बन गया। तमाम तरीके के मिलिट्री बेसिस को उसने स्ट्रॉन्ग कर दिया, और आज की डेट में चाइना की एंट्री मिडिल ईस्ट में है नहीं, वो फिर से मार्जिनलाइज हो गया। तो वहां पे मिडिल ईस्ट में चेक कर दिया। अब यही चीज वेनेजुएला में हो रही थी। वेनेजुएला में जैसे आपने एंट्री करने की कोशिश की, क्योंकि चाइनीज एक्सपेंडिचर बहुत कर चुका है वेनेजुएला में ऑयल फील्ड में, इतने बड़े पैमाने पर उसने अपनी धनराशि लगाई, रिजल्ट मिला नहीं। और अल्टीमेटली चाइना ने देखे वेनेजुएला में जो जिस तरीके की एंट्री चाह रहा था, उसको अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया। अब तो पूरा पूरा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट ऑयल में है, ऑयल फील्ड इनके पास ही, इनके ही कंट्रोल में रहेगी। और इसका एक और उदाहरण अंजू जी मैं देना चाहूंगा। देखिए सबसे इतनी दूर क्यों जाते हैं, पाकिस्तान का देखिए। पाकिस्तान में जिस तरीके से ग्वादर पोर्ट और चाइना का सी पैक प्रोग्राम चल रहा था, उसको चेक करने में अमेरिका ने कितनी बड़ी मिनरल डील पाकिस्तान के साथ की, और साथ में बगराम एयरफील्ड में घुसने की कोशिश की। तो फिर यहां भी चाइना को चेक कर। तो ओवरऑल अगर आप ग्लोबली देखेंगे, तो जो दो बड़ी मेजर इकोनॉमी है अमेरिका और चाइना, इन दोनों का कन्फ्रंटेशन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके लिए मोहरा बन रही है छोटे छोटे कंट्री, वहां तो उथल पुथल बात चाहिए। और अमेरिका चाइना के इंटरेस्ट को बहुत बखूबी से चेक करता हुआ जा रहा है। चाहे इंडो पैसिफिक रीजन में वो ताइवान से करता है, मिडिल ईस्ट को उसके वर्चस्व में, लैटिन अमेरिका कंट्री और नॉर्थ अमेरिकन कंट्री ने, अमेरिका ने बिल्कुल क्लियर कट मैसेज पूरे विश्व को दे रखा है कि इस इलाके में वो किसी का भी इन्फ्लुएंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के तहत वो स्टेटमेंट देते हैं 51 स्टेट बना लेंगे, कनाडा को, मैक्सिको को भी वो तमाम तरीके के अपने इन्फ्लुएंस में रखना चाहते हैं, और लैटिन अमेरिकन कंट्री को भी बहुत क्लियर मैसेज है। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, ये चाइना के अगेंस्ट ही ये पूरा ऑपरेशन है। और जिस तरीके से देखिए चाइना रिएक्ट कर रहा है, चाइना ने इस इशू को हल्के में नहीं लिया। आज जो स्टेटमेंट आया है कि आप बोला है कि आप प्रेसिडेंट को छोड़िए, आप नहीं छोड़ेंगे तो एक तरीके की चेतावनी दी है।
अमेरिका पे इस तरह की चेतावनी का असर नहीं पड़ना, ऐसा मेरा मानना है। वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को नहीं मानता, वो इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता। उन्होंने अपने अमेरिकी कांग्रेस को भी कॉन्फिडेंस में नहीं दिया इस ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप तो बेंट अपॉन है मागा को सक्सेसफुल बनाने के लिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इतनी बड़ी इकोनॉमी, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी, लेकिन उतने ही ज्यादा उनके पास लोन है। तो रेवेन्यू आप जनरेट कहां से करेंगे? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपने मिडिल ईस्ट को पकड़ा हुआ है, अब आपने ये यहां पे पकड़ रखा है। अब हो क्या रहा है, आप अपने ऑयल रिजर्व को तो आप प्रिजर्व करके रखते हैं, उसका आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते, लेकिन बाकी जगह के ऑयल वेल से पूरा ऑयल निकाल के आप अपनी एनर्जी नीड को बीट आउट करना चाहते हैं। तो ये एक अलग स्थिति बनी हुई है। लेकिन डेफिनेटली अगर विश्व के तमाम देश एक हो जाते हैं तो अमेरिका के लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि इंटरनली भी उनका देखिए खिलाफत हो रही है। जो न्यूयॉर्क के मेयर है ममदानी, उन्होंने भी इसकी खिलाफत की। कमला हैरिस ने भी बोला है कि आप एक वर्ड के सामने बोलते हैं कि ड्रग पैडलिंग, ड्रग कार्टेल के अगेंस्ट ये ऑपरेशन है, इलीगल इमिग्रेशन की वजह से आपने यहाँ पे स्ट्राइक की, लेकिन इसके बैक में सबसे मेन मुद्दा है वहां के मिनरल, वहां के ऑयल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर, चाइना और रशिया ने तो एक साथ रिएक्ट कर दिया था। आप देखिए वो जो नॉर्थ कोरिया वाला डिक्टेटर है वो भी बोल रहा है कि मेरे दोस्त को तुरंत रिहा किया जाए। रशिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से तो यहां तक कहा गया कि हम अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ वर्बली बातें हो रही हैं सर। अब मदुरो को देखो ना, उनको तो कोर्ट में ले जाया जा रहा है, अब तो अगले हफ्ते ट्रायल शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि 4-6 दिन में सजा का भी ऐलान हो जाएगा। सर, जिस तरह से किडनैप करके लेकर गए हैं, तो उसके बाद तो रिएक्शन और ज्यादा फर्म होना चाहिए था कम से कम वेनेजुएला के दोस्तों का। देखिए अंजू जी, जिस तरीके से वस्तु स्थिति है, जिस तरीके से स्टेटमेंट का आज की डेट में माने कोई नहीं रह गया है। देखिए पुतिन ने पहले ही बोला था कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में मुद्दा ले जाएंगे। उस मुद्दे का क्या मतलब है जहां की वीटो पावर अमेरिका के पास है? आपने भी इस वीटो पावर का इस्तेमाल किया था जब आपने रशिया ने यूक्रेन पे युद्ध किया था। और चाइना के बयान, जब तक आप, अमेरिका ने देखिए ग्राउंड पे एक्शन किया है। बयान तो अपनी जगह है, बयान आप देते रहिए, आपने तमाम तरीके के वेनेजुएला में अपने वार्निंग दी, लेकिन उस वार्निंग का असर मदुरो के ऊपर कुछ हुआ नहीं, तो अल्टीमेटली आपको एक्शन करना पड़ा। अब इंटरनेशनल फ्रंट में आज की डेट में स्टेटमेंट का महत्व कम हो गया, क्योंकि चीजें ग्राउंड पे डिफरेंटली मूव कर रही हैं। आप लाख बोलते रहिए यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल जाएंगे, आप बोलते रहे कि मदुरो को तुरंत छोड़िए, आप बोलते हम अपने दोस्त की मदद के लिए आएंगे, लेकिन मदद तो हुई नहीं। मदुरो को वो उठा के ले गए, अपने यहाँ डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ। अब तो ये भी बात चल रही कि उनका केस न्यूयॉर्क में चलेगा कि फ्लोरिडा में चलेगा। फ्लोरिडा में वो इसलिए चलाना चाहते क्योंकि वहां पे रिपब्लिकन की सरकार है। न्यूयॉर्क में इसलिए नहीं चलाना चाहते क्योंकि वहां ममदानी है। तमाम तरीके के वहां डेमोक्रेट जो है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के माहौल में जब आप जुडिशरी तक में इंटरफेयर करने के लिए तैयार हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो आप देख सकते हैं कि वो अपनी विल पे काम करते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं, वो किसी के प्रेशर में नहीं आते। इसी वजह से अमेरिका ने पूरे विश्व में देखिए 800 मिलिट्री बेसेस बना रखे। हर नुक एंड कॉर्नर के कोई भी घटना होती है अमेरिका उसमें इंटरफेयर करता है। पूरे वर्ल्ड में एक हेजिमोनिस्टिक पॉलिसी को लागू करने के लिए तत्पर है, जिसमें कि अमेरिका का बेनिफिट निहित होना चाहिए। वो किसी और के बेनिफिट को थोड़ा सा भी तवज्जो नहीं देता है। इसी वजह से उसने नाटो से भी हाथ खींचा हुआ है। आप यूरोपियन नेशन को बोला आप अपनी सुरक्षा खुद करिए, अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाइए, हमारे ऊपर लाइबिलिटी मत बनिए। हम वो सारे एक्शन करेंगे जो अमेरिका और अमेरिका के बेनिफिट के लिए होगा। हम कोई ऐसा एक्शन नहीं करेंगे जो हमारी लाइबिलिटी होगा, और हम यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ जाएंगे, अमेरिका की हेजेमोनी को एस्टैब्लिश करेंगे और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को साकार करेंगे। अब समय है पूरे विश्व के सारे कंट्रीज को एक फ्रंट पे आने के लिए। और इसमें एक स्टेटमेंट मैं अंजू जी जोड़ना चाहूंगा, जो मैक्सिको के एक्स प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि देखिए आज अमेरिका की विक्ट्री जरूर है, लेकिन ये गारंटी नहीं करता कि कल ये डिफीट में कन्वर्ट नहीं होगा। और ये कल तभी डिफीट में कन्वर्ट हो सकता है जब पूरे विश्व के छोटे बड़े कंट्री एक साथ आए और अमेरिका के इस बढ़ते हुए प्रभुत्व को चेक करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अमेरिका इसी तरीके से कार्रवाई करता रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनाइटेड नेशन जैसी जो संस्थाएं हैं वो सब मार्जिनलाइज हो रखी हैं। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरह से घर के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप को विरोध
सहना पड़ रहा है। कमला हैरिस का जिक्र आपने किया, ममदानी का जिक्र आपने किया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इस कार्रवाई से पहले अमेरिकन सीनेट से कोई परमिशन नहीं ली, उनको भरोसे में नहीं लिया, कांग्रेस को भरोसे में नहीं लिया और ये कार्रवाई कर दी। आपको लगता है कि जिस तरह से टैरिफ के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में घिरे हुए हैं, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, उन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्रवाई की ताकि सब लोगों को लगे कि दुनिया में सबसे ताकतवर तो अमेरिका है और हर अमेरिकन भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस कार्रवाई में एक साथ खड़ा हो गया है कि देखिए हमारा देश तो बड़ा शक्तिशाली है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा ना कि हमने जो कर दिया वो दुनिया का कोई देश कर ही नहीं सकता। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर ध्यान से देखें तो उसमें ये निकल के आता है कि वो अपनी ही बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, अपना ही क्रेडिट लेते हैं। कोई उनके ऑपरेशन की तारीफ करे ना करे, वो अपना सेल्फ प्रेजिंग में लगे रहते हैं। ये ऑपरेशन जरूर एक स्विफ्ट ऑपरेशन था, पूरी तरीके से सरप्राइज किया उन्होंने, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये इसकी रिक्वायरमेंट थी? अमेरिका इतनी बड़ी पावर, क्या आपको इस तरीके के फोर्स का वेनेजुएला के अगेंस्ट इस्तेमाल करना चाहिए था? आप अगर सत्ता परिवर्तन कराना चाहते तो आप दूसरे मीन से भी करा सकते थे। मकसद वो था नहीं, मकसद आपका ऑयल फील्ड पे था। और अमेरिका में एक चीज है डोनाल्ड ट्रंप की, वो बड़े सिक्रेटिव है। वो मार्को रूबियो ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था, उससे अंदाजा लगा लेना चाहिए था वेनेजुएला को कि इस तरीके के हमले हो सकते हैं। लेकिन लोगों ने इसका नहीं अंदाजा लगाया, क्योंकि वो वैसी स्थितियां आ नहीं रही थी। वेनेजुएला से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था अमेरिका के अगेंस्ट। अमेरिका जरूर बढ़ चढ़ के उनके ड्रग पैडलर, उनकी नावों पे लगातार अटैक कर रहा था, लेकिन वेनेजुएला ने कभी रिटेलिएट नहीं किया। इवन इस ऑपरेशन में भी देखिए, उनका एयर डिफेंस सिस्टम, उनके सिक्योरिटी फोर्सेज, उनकी आर्मी सारी के सारी धरी रह गई, एक शॉट नहीं फायर हुआ और उनके हेड ऑफ स्टेट को वो उठा के ले गए। अमेरिका में मेरा मानना है कि इस ऑपरेशन को बहुत ही सीक्रेट रखा गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेनेट को या कांग्रेस को इसलिए नहीं जानकारी दी, कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड का प्रेशर काम करता। हो सकता है अमेरिकी कांग्रेस में ये पास ही नहीं होता, लोग उनका विरोध करते, उनकी मनमानी नहीं चलने देते, लिहाजा उन्होंने इस सीक्रेटिव ऑपरेशन को लिमिटेड लोगों के साथ डिस्कस किया, रिहर्सल किया और ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर दिया। वो सोचते लोगों के सामने एक डिफरेंट फ्रंट रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये तो आपको मानना पड़ेगा। 2025 तक वो नोबेल पीस प्राइज के लिए तत्पर थे, तमाम तरीके की कैंपेन कर रहे थे। आज भी इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बोला कि 8 देशों में उन्होंने सीज फायर कराया, नहीं तो बहुत सारे लोग मरते। वो उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया की बात की, उन्होंने रशिया यूक्रेन को बोला कि एक बहुत ही टफ नट है जिसके तहत उनको अभी पीस के प्रोसेस में वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पे वो पूरे सिक्रेटिव हो जाते हैं, यहां वो खुद एग्रेसर बन जाते हैं। अब उनके पीस नोबेल पीस प्राइज का क्या होगा? वो खुद एग्रेशन वाले मोड में चले गए हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके ऊपर विश्वास या इनके ऊपर ट्रस्ट या इनकी बातों को आप हल्के में नहीं ले सकते। आज वो क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन तमाम सिग्नल जो है उसको उन्होंने बहुत मैसेजिंग क्लियर कर दी है। अमेरिका के कोई स्टेटमेंट जब भी आते हैं आप उसको हल्के में नहीं ले सकते, और हर जगह वो अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। हर जगह से पे उनके एजेंट्स है, सीआईए का पूरा पूरा वर्ल्ड में नेटवर्क है, और जितने बड़े तादाद में वो छोटे बड़े मैटर में इंटरफेयर करते हैं। मेरा मानना है कि उनका जो एक विजन है जो अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए, वो उस पर आगे चल रहे हैं। लेकिन कितना सक्सेस होगा, किस हद तक वो जाएंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि उनके देश में भी उनका बहुत खिलाफत है। कितना वो प्ले अप कर पाते हैं ये टाइम बताएगा। लेकिन आज की डेट में एक बात तो क्लियर है कि वर्ल्ड के तमाम कंट्री उनसे नाराज हैं। इसका रिएक्शन एशियन कंट्री अलग तरीके से देता है, यूरोपियन कंट्री बड़े सटल तरीके से देते हैं, और कुछ वेट एंड वॉच के मेथड में जाते हैं। लेकिन कोई भी अमेरिका के अगेंस्ट नहीं बोल रहा है। सारे कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं, बड़ी सदी हुई प्रतिक्रिया देख रहे हैं, एक्सेप्ट 4-5 कंट्री जिन्होंने इसको बड़े वेहेमेंटली डिनाई किया। अदरवाइज पूरे विश्व में जिस तरीके के रिएक्शन आने थे वैसे रिएक्शन नहीं आए हैं, ऐसा मेरा मानना है। सर, भारत का रिएक्शन जो आया है, अभी एमईए ने स्टेटमेंट जारी किया है कि वो जो घटनाक्रम वहां पर हुआ है वो चिंता का विषय जरूर है। भारत जो है वो वेनेजुएला के लोगों के साथ है, उनकी भलाई, उनकी सुरक्षा को लेकर भारत की पूरी नजर है इस घटनाक्रम पर। भारत ने वेनेजुएला में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। तो भारत की इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं?
देखिए अंजू जी, भारत का जो स्टेटमेंट किसी भी विश्व के स्थिति में बड़ा ही सधा हुआ आता है। हम ऐसे देश हैं जो शांति की बात करते हैं, हम ऐसे देश हैं जो बोलते हैं कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर। हर एक चीज को आप पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं और हमारा कंसर्न शांति की तरफ रहता है। उसी के तहत हिंदुस्तान का ये जो स्टेटमेंट आया है, एक बहुत ही मेच्योर्ड स्टेटमेंट मैं इसको मानता हूं, क्योंकि देखिए अमेरिका ने जो एक्शन किया, हमने उसको भी बढ़ावा नहीं दिया। जो मदुरो का जो रिएक्शन आता है या मदुरो की जो गवर्नमेंट थी, उसका भी हमने समर्थन नहीं किया। हम चाहते हैं कि जो भी इंटरनेशनल इश्यूज हैं, जो भी बायलैटरल इश्यूज हैं, उसको शांति प्रक्रिया से सुलझाया जाए। वहां के नागरिकों को एक मैसेज दिया है कि वहां जो भी कुछ होगा उनके नागरिकों की भलाई के लिए होना चाहिए, यानी कि जो वेनेजुएला के लोग हैं उनके भलाई के लिए जो भी एक्शन है वो उठाया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनके भलाई ना देख के कोई बाहरी ताकतें उनके ऊपर राज करें या उनके इश्यूज या ह्यूमन राइट्स को नेग्लेक्ट किया जाए, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर हो। इसको हम एडवोकेट नहीं करते, हम पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात करते हैं। तो लिहाजा मैं इसको एक बहुत ही मैच्योर्ड स्टेटमेंट मानता हूं और ये दिखाता है कि हिंदुस्तान अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है। हिंदुस्तान का विश्व पटल में अपना एक स्पेशल स्थान है। ना तो वो अमेरिका के पीछे जाता है, ना वो वेनेजुएला के पीछे जाता है, ना वो पुतिन की बात करता है, ना वो यूक्रेन की बात करता है। हिंदुस्तान जो सही समझता है उसका स्टेटमेंट देता है। और आज की स्थिति में जो वेनेजुएला के बारे में हमारे विदेश मंत्रालय का जो स्टेटमेंट आया वो बिल्कुल एप्ट है। हमारे जो भारतीय नागरिक है हम उनकी सुरक्षा के लिए कंसर्न है, उनके लिए एडवाइजरी भी दिया है। और साथ में जितनी जल्दी वहां पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का माहौल आए, जितनी जल्दी वार्ताएं हैं और जितनी जल्दी सेल्फ गवर्नेंस आए, वो बेहतर होगा और वेनेजुएला के नागरिकों के लिए वो बेहतर होगा। और इस सारे विश्व के देशों को ही यही स्टैंड रखना चाहिए। आप किसी एक पर्टिकुलर लाइन को टो ना करें, सही को सही, गलत को गलत, और एक अपनी इंडिपेंडेंट राय रखें जिससे कि वेनेजुएला के लोगों का फायदा हो, ना कि किसी थर्ड पावर का। सर, जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट थे जिनको कि वहां की सुप्रीम कोर्ट ने डॉल्सी रॉड्रिग्स, उनको अब वहां पर अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया है। सबको तो लग रहा था कि वो अभी अभी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, मारिया, उनको शायद डोनाल्ड ट्रंप बना दें, क्योंकि वो भी बार बार ये स्टेटमेंट्स दे रही थी कि वो अमेरिका के साथ काम करने को बड़ी बेताब हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप की पसंदीदा भी बताई जा रही थी, तो फिलहाल तो उनको नहीं बनाया गया है। आपको लगता है कि ये जो रॉड्रिग्स है, इनकी भूमिका कहीं संदिग्ध है, क्योंकि एक भी शॉट फायर नहीं हुआ और तुरंत उठाकर ले गए अमेरिकन मदुरो और उनकी पत्नी को। और फिर हम हिंदुस्तानी तो ये मानते हैं कि किले के दरवाजे अंदर से ही खुलते हैं, तो आपको लगता है वहां पर सब कुछ मैनेज कर लिया था सीआईए ने, इसीलिए ज्यादा हलचल नहीं हुई? हालांकि ये स्टेटमेंट भी आया है कि 40 लोगों की जान गई है, ज्यादातर क्यूबाई थे जो सुरक्षा में तैनात किए गए थे मदुरो की। देखिए अंजू जी, आपने बिल्कुल सही बोला। जब तक कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं देता इस तरीके के ऑपरेशन को लॉन्च करना विद दिस सक्सेस, इट इज इम्पॉसिबल। इस तरीके की चीजें होती हैं। और जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाया, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, उन्होंने उसको केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह आगे बढ़ाया है। देखिए, जब प्रेसिडेंट को उठा ले गए तो नेक्स्ट लाइन में वाइस प्रेसिडेंट होता है। ये इसको बोलते हैं स्मूथ ट्रांजिशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये मेरा मानना है कि ये एक सही कदम था। अपोजिशन लीडर जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला, जो अपोजिशन के हो, उनको अगर बनाते तो एक तरीके की शक की सुई पूरी तरीके से अमेरिका पे जाती कि इस सत्ता में जो लोग बने हुए थे उनके बरखिलाफ आपने अपोजिशन के लीडर को वहां का प्रेसिडेंट बना दिया। तो ये ना चाहते, वो वहां की जो इंटरनल जो टेकिंग ओवर हुआ है वो बहुत ही स्मूथ रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जो फेडरिक्स है, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ये डिमांड की कि पहले ये मेरे को बताइए कि मदुरो जिंदा है कि नहीं, उनके वेयर अबाउट्स कहाँ है। जब उनका वेयर अबाउट्स पता लगे तो अब वहां पे जो सरकार है वो डिमांड कर रही कि उनको रिलीज किया जाए, उनको अपने देश में लाया जाए। लेकिन साथ में एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका के ऑपरेशन का उन्हें डिनायल तो किया है, खिलाफत तो की है, लेकिन उस वेहमेंटली जिस तरीके से अपोजिशन आना चाहिए वो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वो मेरा मानना है कि अमेरिका की शक्ति अमेरिका के साथ मिलकर काम करने में रखेंगी विचार, क्योंकि अगर वो नहीं ऐसा करेंगे तो उनका भी हश्र वही होगा जो मदुरो का हुआ, क्योंकि अमेरिका वहां से अभी हटने वाला नहीं, इसका इंडिकेशन डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। तो उनके लिए बेस्ट व्यवस्था यह है कि
बगैर बहुत ज्यादा टर्मोइल क्रिएट किए हुए सबसे पहले अपने राष्ट्रपति जो अमेरिका ले गए उनको वहां से रिलीज कराएं या लेके आए, और अगर ट्रायल चलना है तो अपने देश में चले, अगर उनका हाथ ड्रग पेडलिंग या ड्रग कार्टेल के साथ उनके वो इन्वॉल्व थे। अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली उनका अपने देश में आना ज्यादा जरूरी है बनस्पत उनको अमेरिका की कोर्ट ट्रायल करे। लेकिन कुछ भी कभी कहा नहीं जा सकता है, अमेरिका छोड़ेगा नहीं ग्वाटेमाला, अरे यहाँ पे इस इलाके को, ऐसा मेरा मानना है। और जो आज वाइस प्रेसिडेंट है वो किस एक्सटेंट तक, कितने समय तक चलती हैं, ये देखने वाली बात है। या तो वो अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग चेंज करके अमेरिका के साथ अलाइन करके वहां पे कंटिन्यू कर सकती हैं, क्योंकि वो देखिए वाइस प्रेसिडेंट नहीं, जो भी डिसीजन कंट्री ने लिए होंगे वेनेजुला ने, वो इनके भी उसमें हामी रही होगी। ये उसी पार्टी की है, उन्हीं मदुरो के साथ उन्होंने काम किया है, लिहाजा उनका बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट जाना मैं इसको नहीं मानता हूं। लेकिन वो एक सॉफ्ट पैडलिंग करेंगी, बैलेंस बनाएंगी, अमेरिका की सुनेंगे और साथ में अपने नागरिकों की रक्षा करते हुए इस लाइन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मैं समझता हूं। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब वेनेजुएला पर हमारा कब्जा है, यानी कि वेनेजुएला को इस वक्त पूरा का पूरा अमेरिका संभाल रहा है एक तरह से। तो सुप्रीम कोर्ट को मैनिपुलेट करने में कितना वक्त लगता है सर? देखिए, आशंकाएं बिल्कुल जताई जा रही कि इतना बड़ा ऑपरेशन और प्रेसिडेंट के जो सिक्योरिटी वही अगर पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं तो कम से कम एक बटालियन इसमें 700 से 800 लोग उसके सिक्योरिटी में होते हैं, इस तरीके की फोर्सेस होनी चाहिए। लेकिन रेजिस्टेंस आए नहीं, उनकी एयर डिफेंस की बैटरी सारी की धरी धरी रह गई। उनके मिलिशिया फोर्सेस का बोल रहे थे 80 लाख वहां पे मिलिशिया फोर्सेस है, उनका एक ऑपरेशन नहीं हुआ। तो एक बड़ा ही हो सकता है, इससे किसी भी संभावना से नकारा नहीं जा सकता है। किसका क्या इन्वॉल्वमेंट है वो बाद में खुल के आएगा, लेकिन आज की डेट में वस्तुस्थिति ये है कि कोई भी अमेरिका के बरखिलाफ जा नहीं रहा है। वेनेजुला में जिस तरीके की स्थिति है, आप डाउट कर सकते हैं कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गई है, उनका इसमें हाथ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तमाम नीचे के लोग जिन्होंने इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया, जिन्होंने मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन दी है कि मदुरो अब यहाँ से निकले, वार्ता खत्म हो गई, अब वो अपने रूम में जाने वाले हैं, और उसके पहले पूरा ब्लैकआउट होना और उनको उस हालत में गिरफ्तार करना, कैप्चर करना और फिर ले जाना, तमाम शक की सुइयां घुमाते हैं। लेकिन जब तक एविडेंस नहीं है, जब तक प्रूफ नहीं, तब तक इसको कहना मुश्किल है, क्योंकि नागरिकों के, वेनेजुला के नागरिकों के जो राष्ट्र की जो भावना, उस पर कुठाराघात होगा, तमाम तरीके के सस्पेशन आ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि डेफिनेटली नेटवर्क तो वहां काम कर रहा है, तमाम तरीके का कॉपरेशन भी किया गया होगा, तमाम तरीके के जो फाइट करने की जो विल होती है सोल्जर की, वो तो थी ही नहीं। सोल्जर लड़ता किससे है? विल टू फाइट। आप में एक लड़ने का मादा होना चाहिए। फोर्सेस चाहे किसी भी कितनी की बड़ी छोटी हो, लेकिन एक रेजिस्टेंस आना चाहिए, वो रेजिस्टेंस नहीं आया। और सबसे पहले जब ऑपरेशन हुआ तो बोला कि रक्षा मंत्री उनके मारे गए हैं, फिर पहले उनके घर पे स्ट्राइक हुई, फिर उनके मरने की खबर आई, बाद में बोला वो ठीक है। तो इस तरीके का गिव अप एटीट्यूड तो शुरू से ही चल रहा था, जो शक पैदा करता है। कौन से लोग मिले हुए थे अमेरिका के साथ, किन किन को अपने पे रोल पे ले रखा था, कैसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई, ये सारी चीजें मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन आज की डेट में इस इलाके में, छोटे से कंट्री में, ये उम्मीद करना कि वो अमेरिका के साथ लड़े, लास्ट मैन लास्ट बुलेट तक लड़ाई करें, ये संभव नहीं था। और लड़ने का पैटर्न अगर आप अंजू जी देखेंगे तो एशिया रीजन में अलग किस्म की लड़ाई होती, यूरोप अलग तरीके से लड़ता, और जो अमेरिकन कंट्रीज हैं, जो लैटिन अमेरिकन कंट्री, उनके यहाँ सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ही अलग है। लिहाजा नेटवर्किंग जरूर CIA ने की है, जरूर अपने एजेंट बनाए हैं, और कौन मिला हुआ हो सकता हाईएस्ट लेवल पे कोई किसी ने कॉम्प्रोमाइज किया हो, इसकी शंका से नकारा नहीं जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि आशंका तो बनी हुई है, ऑपोजिशन के लीडर पर तो आशंका है ही, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था और जिन्होंने ये कहा था, मारियो ने खुद कहा था कि मुझको डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही प्राइज मिला है, तो उन पर तो शक की सुई घूम ही रही है। लेकिन हो सकता है कि घर के भेदी ने भी लंका ढाई हो, ये भी हो सकता है। पर सर, अब जिस तरह से यूएनएससी की कल बैठक बुलाई गई है, कोलंबिया ने भी कहा, बहुत सारे देश जो रिएक्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि यूएनएससी की बैठक बुलाई जाए। वहां होगा क्या सर? यूएनएससी क्या अमेरिका के खिलाफ जाएगा? उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? अमेरिका में। वो तो अमेरिका के कहने पर ही चलते हैं, तो वहां पे कुछ होगा या सिर्फ रोना धोना मचेगा, एक दो स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, बात खत्म, चिंता जताई जाएगी?
देखिए, एक बात तो जब जब आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात उठेगा तो अमेरिका के एक्शन को कंडेम तो किया जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपने एक सॉवरेन कंट्री पे हमला बोला है, उनके हेड को ले गए हैं, वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के बरखिलाफ है। आप हुँ। किसी भी छोटे बड़े कंट्री पे इस तरीके से फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपका वहाँ पे डायरेक्ट इंटरेस्ट किस तरीके से, आपने क्यों इस तरीके, आप अपने सेल्फ डिफेंस में आपने हमला नहीं किया, किसी भी तरीके का रिटेलिएशन वेनेजुला से नहीं आ रहा था। तो ये एक एग्रेशन की कैटेगरी में आता है, जिसका कंडेम लोग करेंगे, एक रेजोल्यूशन भी पास होगा, लेकिन इससे कुछ निकलना अंजू जी कुछ नहीं है। जब आपने वीटो पावर दे रखी है 5 कंट्रीज को, तो अमेरिका वीटो इस्तेमाल करेगा, या अमेरिका इसमें एग्रेसर है, चाहे सारे के सारे कंट्री एक साथ बोले। अब वीटो पावर जैसी जो चीजें आज भी यूनाइटेड नेशन चल रही है, ये सरप्राइजिंग है। अगर आप चाहते हैं यूनाइटेड नेशन फुल्ली इफेक्टिव हो, तो आपको अपने चार्टर में बदलाव करना पड़ेगा, आपको मेजोरिटेरियन सिस्टम में जाना पड़ेगा, ना कि वीटो पावर आपने 5 कंट्री को दे रखा, कोई डिसीजन इसीलिए नहीं होता है। देखिए, रशिया यूक्रेन युद्ध में भी वीटो पावर का इस्तेमाल हुआ, आपने इजराइल और हमास के युद्ध में भी वीटो पावर का इस्तेमाल हुआ। जब वीटो पावर का इस्तेमाल हो जाता है, तो कोई रेजोल्यूशन इफेक्टिवली इंप्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता। ये 5 के 5 देश कैसे एक मत में आएंगे जिनके पास वीटो पावर है? तो ये बेसिक फ्लॉ है, इसी वजह से आज की डेट में यूएन इनइफेक्टिव है। हिंदुस्तान ने कई बार बोला कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल को आप एक्सपैंड करिए, अपने चार्टर में बदलाव करिए। समय की पुकार है कि आप तमाम 1945 के नियम 2026 में कैसे लागू हो सकते हैं? वही 5 कंट्री आज भी वीटो पावर का इस्तेमाल करके वर्ल्ड को कैसे रूल कर सकते हैं? तमाम रेजोल्यूशन को, बढ़ते हुए कदम को कैसे रोक सकते हैं? तो इसको चेंज करने की जरूरत है। लिहाजा ये टाइम आ गया है कि यूनाइटेड नेशन इनवर्ट लुकिंग करे, अपने एक्सपेंशन बढ़ाए, यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल या वीटो पावर को खत्म करें, मेजोरिटेरियन डिसीजन पे जाएं, जिससे कि हर एक कंट्री का जो वोटिंग राइट है उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकें। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन का ये हाल हो रखा, और आप सरवाइव करते हैं अमेरिका के पैसे से, और अमेरिका में ही आपका हेडक्वार्टर है। तो ये सारी चीजें दिखाती कि ये सब खाना पूर्ति होने जा रही है। अल्टीमेटली अमेरिका को कोई चेक करने वाला नहीं है। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया है ये वेनेजुएला में जाकर, एक वहां के चुने हुए राष्ट्रपति को उठाकर ले आए हैं, तो ऐसे में तो कल को बांग्लादेश में भी भारत ऐसा कर सकता है। वहां पर मुल्ला मुनीर जो कांड कर रहा है, वहां पर भी हो सकता है। ताइवान में ये भी कर सकता है। चाइना, तो ये तो एक तरह से दरवाजे खुद ही खोल दिए ना, क्योंकि एक राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना यूएन चार्टर में। देखिए, हर एक कंट्री की अपनी सोच अलग किस्म की होती है। अमेरिका की भी ये सोच नहीं थी। अमेरिका की सोच में तब्दीली आया जब से डोनाल्ड ट्रंप का ट्रंप रिजीम आया सेकेंड टर्म में। इसके पहले फर्स्ट टेन्योर में जब ये थे तो उन्होंने इस तरीके की कोई बात नहीं की थी, लेकिन इस बार वो अलग किस्म, अलग राह पे चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो बड़े बड़े प्रोमिसेस किए थे अपनी सत्ता में आने से पहले, उनको लगता है कि उनको अब डिलीवर करना चाहिए, लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल नहीं होते जा रहे हैं। अमेरिका अपने आप अपनी इकोनॉमी से परेशान होता जा रहा है, क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर चाइना उससे नजदीक आता जा रहा है। उनका जो रेवेन्यू जनरेशन, जो डेट है, वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपको अल्टरनेटिव रेवेन्यू, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से अमेरिका इस तरीके के एक्शन में है। जहां तक आपने चाइना और ताइवान की बात की, ये 1000 टाइम हर एक कंट्री को सोचना पड़ेगा कि आप किसी स्टेट के अगेंस्ट या किसी के स्टेट के हेड को आप उठा के ले आए या कैप्चर करने की काबिलियत रखें। उसमें देखिए, छोटे बड़े कंट्रीज के अगेंस्ट सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब अमेरिका एक्शन करता है तो उसके अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा होता। तो ये सीधी सी बात है, ये सारा कुछ पावर गेम है। जिसके पास पावर है वो इस तरीके के एक्शन करके जस्टिफाई कर सकता है। 2014 में रशिया ने क्रीमिया पे भी कैप्चर किया था, उस समय भी कोई ह्यू एंड क्राई बहुत नहीं हुआ था। ह्यू एंड क्राई शुरू हुआ जब नाटो के कंट्री और वेस्टर्न यूरोप ने रेजिस्ट करना शुरू किया यूक्रेन के ऑपरेशन को, रशिया के ऑपरेशन को, तब जाके हल्ला मचा और यहाँ पे जाके एक फुल स्टॉप लगा। नहीं तो चीजें उसी तरीके से आगे बढ़ रही है, और आज की डेट में अमेरिका ने इस तरीके का हमला करके पूरा रास्ता खोल रखा है। कल चाइना अगर ताइवान पे अटैक करेगा तो क्या अमेरिका चुप रहेगा, देखता रहेगा? ये चाइना के पास तो एक लीगल ग्राउंड है कि वो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं। चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका, एक जो बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है, वो जरूर सामने आएगा। इसी तरीके से छोटे बड़े देश अगर इस तरीके के एक्शन करते हैं तो उनके लिए पूरा पूरा वर्ल्ड के तमाम ग्रुप ऑफ कंट्रीज अगेंस्ट आ जाते हैं, और इस तरीके की
कोई विज़डम नहीं बोलते ये आपको इस तरीके के काम करने के लिए। देखिए, जो भी लड़ाई हो, वो जब सेनाएँ लड़ती है तो वो ओपन वॉर होता है। आप स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करके किसी हेड को उठा लाएँ, ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और एक ये रोल मॉडल ना बने, ट्रेंड सेटर ना बने, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। हर एक कंट्री के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, रिसोर्सेज़ हैं, एक लड़ाई लड़ने की कैपेसिटी है और साथ में एक रीजनल स्टेबिलिटी है। इन सबको अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो मेरा मानना है कि आगे आने वाले दिनों में इस तरीके के ऑपरेशन नहीं होने चाहिए। ऑपरेशन सिर्फ या तो रशिया कर सकता है या अमेरिका कर सकता है। इवन चाइना को भी 10 टाइम सोचना पड़ेगा कि क्या वो इस तरीके के ऑपरेशन करे। चाइना एक जागरूक देश है, उसको पता है कि अगर वो राइज कर रहा है तो इकोनॉमिक पावर की वजह से राइज कर रहा है, ना कि मिलिट्री पावर। और मिलिट्री पावर को अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे तो अल्टीमेटली आपके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को वो इफेक्ट करता है। और चाइना इस समय ये इस तरीके का मिस एडवेंचर नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। लिहाजा तमाम तरीके की जो एनालॉजी जो आपने बताई थी, मैं उसको एडवोकेट तो नहीं करता हूं, लेकिन एक ऑप्शन जरूर आपके मन में जनरेट करता है। लेकिन ये हर एक देश के नेशनल इंटरेस्ट और आगे आने वाले दिनों में वो किस तरीके से अपनी समस्याओं को सुलझाता है, उस पर निर्भर करता है। सर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, फिलहाल तो यही दिख रहा है अमेरिका की इस हरकत से। लेकिन ईरान के लिए क्या संदेश है? क्या अगला टारगेट ईरान हो सकता है? देखिए अंजू जी, इसकी बड़ी संभावनाएं हैं। आज की डेट में पूरे विश्व में ये बात होनी शुरू हो गई है। ईरान में पहला जो प्रोटेस्ट और जिस तरीके से अमेरिका का स्टेटमेंट और जिस तरीके से अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा वहां सत्ता परिवर्तन करने की, जिस तरीके से अमेरिका लगातार अयतुल्लाह खamenei को एलिमिनेट करना चाहता है, प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियां को अपदस्थ करना चाहता है। लेकिन वहां का जो प्रेसिडेंट है मसूद पेजेस्कियां, उनकी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। उनके प्रोटेस्टर आए और उन्होंने खुद अपनी गवर्नमेंट पे ही सारे ब्लेम ले लिए। उन्होंने अमेरिका की उस चाल को नाकामयाब कर दिया, क्योंकि वो अपने ऊपर ब्लेम लेके प्रोटेस्टर से बात करने के लिए राजी है। और वो बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट की हाई हेडेडनेस था कि हमने इस तरीके की चीजों पे ध्यान नहीं दिया, उनकी आवाज को नहीं सुना। उनके जो राइट्स हैं वो उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम अमेरिका को क्यों ब्लेम करें, हमारी गवर्नमेंट इज टू बी ब्लेम। तो इस तरीके का उन्होंने रेमेडियल एक्शन किया है, स्मार्ट मूव बोलते हैं इसको। और पेजेस्कियां वैसे भी मॉडरेट लीडर माने जाते हैं। जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, इनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। सब बोल रहे थे कि हार्ड लाइनर जीतेंगे, लेकिन ये अपनी एक सोच की वजह से सत्ता में प्रेसिडेंट बने हुए। और इनका जो स्टेप जो उन्होंने लिया है काबिले तारीफ है और अमेरिका के मुंह को पूरी तरीके से खत्म करता है। अब अमेरिका के समझ में नहीं आ रहा कि प्रोटेस्ट से बात करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है, उनको उनके जो डिमांड है वो पूरी तरीके से मटलाइज करने के लिए तैयार है। अब वो नेक्स्ट एक्शन क्या करेंगे? तो अमेरिका ने धमकी दी कि अगर आप इनके ऊपर फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे तो हम आपके मैटर में इंटरफेयर करेंगे। तो पेजेस्किया ने बड़े स्मार्टली इस एंटायर मूव को डिफ्यूज कर दिया। इस पे अमेरिका अब चुप नहीं रहेगा, वो फिर कोई नया शगुफा निकालेगा, कोई नया इशू निकालेगा, कुछ नए इंटरनल मैटर को निकालेगा और फिर ईरान में किसी भी तरीके से टर्मोइल क्रिएट करो, अपना एयर स्ट्राइक करो और वहां सत्ता बदलो। और सत्ता बदलने में उनको दो लेवल पे काम करना पड़ेगा। एक तो उनके सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करना पड़ेगा और एक जो उनकी प्रेजेंट व्यवस्था है, जो प्रेजेंट है, उनको भी हटाना पड़ेगा। लेकिन ईरान एक सशक्तशाली देश है, न्यूक्लियर पावर बनने के वर्ष पे है और वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा। वो इराक नहीं बनेगा, वो लीबिया नहीं बनेगा, वो सीरिया नहीं बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। वहां बहुत रेजिस्टेंस है। वो बहुत ही एक मैच्योर्ड कंट्री की तरीके से आगे अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करेगा, जिससे कि उसका महत्व मिडिल ईस्ट में बना रहे। लेकिन डेफिनेटली अंजू जी, आपने ठीक कहा, अगला लाइन हो सकता है ईरान पे इस तरीके का ऑपरेशन हो। सर, आपको मौजूदा हाल में कितनी गुंजाइश लगती है कि मदुरो को छोड़ दिया जाएगा? देखिए, एक तरीके का प्रेशर तो बन रहा है, इसमें कोई डिनायल नहीं। और अमेरिका अगर छोड़ भी देता है तो वो भी इसमें आदमी को सरप्राइज नहीं होना है। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप उनको लेके आए, जिस तरीके का स्पेशल ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया है, मेरा जो असेसमेंट है, मेरा जो विजडम बोलता है, वो छोड़ेंगे नहीं। वो अमेरिका किसी भी तरीके से प्रेशर में नहीं आएगा। अब ये है कि उनका ट्रायल कहाँ चलता है, ये देखने वाली बात है। न्यूयॉर्क में चलेगा कि फ्लोरिडा में चलेगा? अगर फ्लोरिडा में चलेगा तो उनका एग्जीक्यूशन बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि वहां पे रिपब्लिकन की सरकार है और एक तरीके का प्रो ट्रंप बायस वहां पे रहेगा। ट्रंप ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया, मदुरो को लेके आए, तमाम तरीके को उनके ऊपर ड्रग पैडलिंग, ड्रग कार्टल के साथ कनाइवेंस करने का उनके ऊपर चार्जेस लगे, उसमें वो इम्प्लीकेट होंगे और उनको सजा होगी। अगर वो न्यूयॉर्क में चलता है
ममदानी का जिस तरीके से स्टेटमेंट है, एक अलग तरीके की इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट प्रेस, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, इंडिपेंडेंट सोच के लोग, इसके बीच में वो कैसे इस लीगल बैटल को जीतेंगे, ये क्वेश्चन मार्क होगा। हो सकता है न्यूयॉर्क की कोर्ट मदुरै को सही सलामत रिहा कर दे, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इतना स्मार्ट मूव किया है, तो वो ये इंश्योर करेंगे कि इनका ट्रायल फ्लोरिडा में चले, और जिससे कि वो इंश्योर कर सके कि मदुरै को वापस देश ना डिपोर्ट करना पड़े और उनका एग्जीक्यूशन अमेरिका की धरती पे ही हो। और सर इस पर भी गौर करना पड़ेगा कि ये जो नई राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति वहां बनी है, कम से कम वो कुछ ऐसा करें कि अपने सुप्रीम नेता की वापसी के लिए गुहार लगाएं, कोशिश करें, प्रेशर डालें अमेरिका पर कि उनको वापस उनके देश में लाया जाए, और जो आरोप उन पर लगे हैं ड्रग्स वगैरह को लेकर, हथियारों को लेकर, उनके केस वेनेजुएला में ही चलें। ये भी एक ऐसी कोशिश है जो की जा सकती है। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जिस तरह के एग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मदुरो के छूटने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन चलिए देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। फिलहाल तो ट्रायल बहुत जल्दबाजी में शुरू हो रहा है, बहुत जल्दी फैसला भी आ सकता है सर, तो पल पल खबरें बदल रही हैं इस मामले में। लेकिन सर आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद अंजू जी।